नमस्कार दोस्तों। समझौता। शादी के दिन देवर के घर कैसे पहुंच गई शिखा। जब माँ का फ़ोन आया तब मैं बाथरूम से बाहर निकल रहा था। मेरे रिसीवर उठाने से पहले ही शिखा ने फ़ोन पर वार्तालाप आरंभ कर दिया था। माँ उससे कह रही थी, शिखा, मैंने तुम्हें एक सलाह देने के लिए फ़ोन किया है। मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ वह मेरी एक सलाह है, सास होने का नाते आदेश नहीं। उम्मीद है तुम उस पर विचार करोगी और हो सके तो मानोगी भी। बोलिए माँ जी। बेटी, तुम्हारे देवर पंकज की शादी है। वह कोई गैर नहीं, तुम्हारे पति का सगा भाई है। तुम दोनों के व्यापार अलग है, घर अलग है, कुछ भी तो साझा नहीं है। फिर भी तुम दोनों के बीच मधुर संबंध नहीं है, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि संबंध टूट चुके हैं। मैं तो समझती हूँ कि अलग अलग रहकर संबंधों को निभाना ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे उसकी गलती क्या है? बस यही कि उसने तुम दोनों को इस नए शहर में बुलाया, अपने साथ रखा और नए रिश्ते सिरे से व्यापार शुरू करने को प्रोत्साहित किया। हो सकता है उसके साथ रहने में तुम्हें कुछ परेशानी हुई हो, एक दूसरे का कुछ शिकायत भी हुई हो, किंतु इन बातों से क्या रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? उसकी सगाई में तो तुम नहीं आई थी, किंतु शादी में तुम जरूर आना। बहू का फर्ज परिवार को जोड़ना होना चाहिए। तो क्या मैंने रिश्तों को तोड़ा है? पंकज ही सब जगह हमारी बुराई करते फिरते हैं। लोगों से यहाँ तक कहा है कि मेरी बस चले तो भाभी को गोली मार दूँ। उसने आते ही हम दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी। माँ जी, दरार डालने वाली मैं कौन होती हूँ? असल में पंकज के भाई ही उससे खुश नहीं हैं। मुझे तो अपने पति की पसंद के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो कहेंगे तो मैं जाऊँगी। देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि तुमने रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। रही बात लोगों के कहने की, तो कुछ लोगों का काम ही यही होता है कि वे इधर की उधर की झूठी बातें करके परिवार में संबंध में फूट डालते रहते हैं और झगड़ा कराकर मजा लूटते हैं। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। वे देखो शिखा, मैंने आज तक कभी तुम्हारे सामने चर्चा नहीं की है, किंतु आज कर रही हूँ। तुम्हारी शादी के बाद कई लोगों ने हम से कहा था कि आप कैसी लड़की को बहू बनाकर ले आए। इसने अपनी भाभी को चैन से नहीं जीने दिया, बहुत सताया। अपनी भाभी की हत्या के सिलसिले में इसी का नाम भी पुलिस में दर्ज था। कुंवारी लड़की है, शादी में दिक्कत आएगी, यह सोचकर रिश्वत खिलाकर उसका नाम घर वालों ने उस केस से निकलवा दिया है। अगर शादी से पहले हमें यह समाचार मिलता तो शायद हम सच्चाई जानने के लिए प्रयास भी करते, लेकिन तब तक तुम बहू बन चुकी थी, हमारे घर आ चुकी थी। कहने वालों को हमने फटकार कर भगा दिया था। यह सब बात करके मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, बल्कि कहना यह चाहती हूँ कि आंखें बंद करके लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने तुम्हें शादी में आने की सलाह देने के लिए फ़ोन किया है। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। इतना कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया था। माँ ने कई बार मुझे भी समझाने की कोशिश की थी, किंतु मैंने उनकी पूरी बात कभी नहीं सुनी, बल्कि उन पर ही दोषारोपण करता रहा कि वह मुझसे ज़्यादा पंकज को प्यार करती है, इसलिए उन्हें मेरा ही दोष नज़र आता है, पंकज का नहीं। इस पर मैं हमेशा से रोती हुई सी लौटी थी, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि मैं खुद भी पंकज के खिलाफ था, हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास करता रहा। इस तरह हम दोनों भाइयों के बीच खाई चौड़ी होती चली गई। लेकिन फ़ोन पर की गई माँ की बातों सुनकर कुछ हद तक उनसे सहमति हुआ। माँ यह नहीं रहती थी, शादी की वजह से पंकज के पास उसके घर आई हुई थी। वे हम दोनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहती थी।
इसलिए यह बहुत कम ही आती। लोगों सही कहते हैं, अधिकतर पति पारिवारिक रिश्तों को निभाने के मामले में पत्नी पर निर्भर हो जाते हैं। उनकी नज़रों में वही अपने रिश्तों को मूल्यांकन करने लगते हैं। शायद यही वजह है पुरुष अपने माता पिता, भाई बहन आदि से दूर होते जाते हैं और ससुराल वालों के नज़दीक होते जाता है। दूसरे शब्द में ये भी कहा जा सकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने रक्त संबंधों के प्रति अधिक वफादार होती है, इसलिए अपने मायके वालों से उनके संबंध मधुर बनते रहते हैं, बल्कि कड़ी बनकर वे अपने पति को भी अपने परिवार से जोड़ने का प्रयास करती रहती हैं। वैसे पुरुष का अपने ससुराल से जुड़ना गलत नहीं है। गलत है तो यह कि पुरुष रिश्ते के संतुलन नहीं कर पाते। वे नए रिश्ते से तो जुड़ते हैं किंतु धीरे धीरे अपने परिवार के दूर चले जाते हैं। भाई भाई में, भाई बहन में कहाँ सुनी कहाँ नहीं होती। लेकिन इस बात का मतलब ये तो नहीं कि संबंध समाप्त कर लिए जाए। मेरे साथ ही हुआ। जाने अनजाने में पंकज से ही नहीं, अपने परिवार के अन्य सदस्य भी दूर होता चला गया। सही मायने में देखा जाए तो संपन्नता व कामयाबी की जिस शिखर पर बैठकर मैं व मेरी पत्नी गर्व महसूस कर रहे थे, उनकी जमीन मेरे लिए पंकज ने ही तैयार की थी। उसके पूर्ण सहयोग व प्रोत्साहन के बिना अपनी पत्नी के साथ मैं इस अजनबी शहर में जाने व अल्प पूंजी से नए सिरे से व्यवसाय शुरू करने की बात सोच भी नहीं पा सकता था। उसका आभार मानने के बदले मैं भी उस रिश्ते को दफन कर दिया। मेरी उन्नति में मेरी ससुराल वालों का 1% भी योगदान नहीं था, किंतु धीरे धीरे वह मेरे नज़दीक होते गए। दोस्त शिखा का नहीं था, मेरा था। मैं ही अपने निकटतम रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रहा। जब मैंने ही उनके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया तो मेरी पत्नी शिखा भला उन रिश्तों की कदर क्यों करती। समाज में रहने वाले मित्र, पड़ोसी, परिचित सब हमारे हिसाब से नहीं चलते। हमें मतभेद भी होते हैं, एक दूसरे से नाखुश भी होते हैं, आगे पीछे एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, लेकिन फिर भी संबंधों का निर्वाह करते हैं, उनसे सुख दुख में शामिल होते हैं। फिर भी अपनों के प्रति हम इतना कठोर क्यों हो जाते हैं? उनकी जरा सी त्रुटियों को बढ़ा चढ़ा कर क्यों देखते हैं? कुछ बातों को नज़रअंदाज क्यों नहीं कर पाते? दिल का तार क्यों नहीं बना देते हैं? मैं सोचने लगा, पंकज मेरा सगा भाई है। यही जाने अनजाने उसने कुछ गलत किया या कहा भी है तो आपस में मिल बैठकर मतभेद मिटाने का प्रयास भी तो कर सकते हैं। गलतफहमियों को दूर करने के बदला हम रिश्तों को समाप्त करने के लिए कमर कस ले, ये तो समझदारी नहीं है। असलियत तो यही है कि कुछ शातिर लोग ने रिश्तों का ढोंग रचाते हुए हमें एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, हमारे बीच की खाई को गहरा किया। हमारी नासमझी की वजह से अपनी कोशिशों का कामयाब भी रहे, क्योंकि हमने अपनों की तुलना में गैरों पर विश्वास किया। मैंने निर्णय कर लिया कि अपने फैसले में खुद लूँगा। पंकज की शादी में शिखा जाए या न जाए, किंतु मैं समय पर पहुंचकर भाई का फर्ज निभाऊंगा। उसके सगाई में भी शिखा की वजह से ही मैं तब जब प्रोग्राम समाप्त हो चुका था। सगाई वाले दिन मैं जल्दी ही दुकान बंद करके घर आ गया था, लेकिन शिखा ने कलह शुरू कर दिया था। वह पंकज के प्रति शिकायतों का पुराना पुलिंदा खोल कर बैठ गई थी। उसने मेरा मूड इतना खराब कर दिया था कि जाने का उत्साह ही ठंडा पड़ गया। मैं बिस्तर पर पड़ा सो गया। जब नींद खुली तो रात के 10 बज रहे थे। मन अंदर से ही कचोड़ रहा था कि तेरे सगे भाई की सगाई है और तू यहाँ घर पे पड़ा। फिर मैं बिना कुछ विचार किए देर से ही सही पंकज के घर चला गया था। मानव का स्वभाव है कि अपनी गलतियों न मानकर दोस्त दूसरे के सिर पर मढ़ देते हैं। कैसे ही वह दोस्त मैंने शिखा के सिर पर मढ़ दिया। ठीक है, शिखा ने मुझे रुकने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु मेरे पैरों में बेड़ियाँ तो नहीं डाली थी। दोषी मैं भी था। वह तो
दूसरे घर से आई थी। नए रिश्ते में एकदम से लगाव नहीं होता। मुझे ही कड़ी बनाकर उसने अपने परिवार को जोड़ना चाहिए था, जैसे उसने मुझे अपने परिवार से जोड़ा था। शिखा की शिशिकिया की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। बाहर वाले कमरे में थी। उसको मालूम नहीं था कि मैं नहाकर बाहर आ चुका हूँ और फ़ोन की पैरेलल लाइन पर माँ व उसकी पूरी बातें सुनकर चुका हूँ। सहजता से बाहर गया और उसने पूछा, शिखा रो क्यों रही हो? मुझे रुलाने का ठेका तो तुम्हारे घर वालों ने ले ही रखा है। अभी आपकी माँ का फ़ोन आया था। आपको तो पता है कि मेरी भाभी ने हत्या की थी। आपकी माँ ने आरोप लगाया कि भाभी की हत्या की साजिश में मैं भी शामिल थी। कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बस यही आरोप लगाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। उनके हिसाब से मैंने रिश्तों को तोड़ा है, फिर भी वे चाहती है कि मैं पंकज की शादी में जाऊं। मैं इस शादी में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुनो, हम दोनों अपना अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं चाहते हुए भी तुम्हें पंकज के यहाँ चलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता, किंतु अपना निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। तुम्हें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए तो तुम जाओगे। पंकज तुम्हारे व मेरे लिए जगह जगह इतना जहर उगलता रहता है, फिर भी जाओगे। उसने कभी मुझसे या मेरे सामने ऐसा नहीं कहा। लोगों के कहने पर हमें पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों के कहने पर की परवाह में ही की होती तो तुमको कभी भी वह प्यार न दे पाता जो मैंने तुम्हें दिया है। अभी तुम माजी द्वारा आरोप लगाने जाने की बात कर रही थी, पर वह उन्होंने नहीं लगाया। लोगों ने उन्हें ऐसा बताया होगा। आज तक मैंने भी इनके बारे में तुमसे कुछ पूछा या कुछ कहा नहीं। आज कह रहा हूँ। तुम्हारे ही कुछ परिचित व रिश्तेदारों ने मुझसे ही कहा था कि शिखा बहुत ही बेतमीज लड़की है। अपनी भाभी को उसी ने कभी चैन से नहीं जीने दिया। इसी के जुल्मों से वो परेशान कर भाभी की मौत हुई थी। पता नहीं वह हत्या थी या आत्महत्या, लेकिन मैंने उस लोगों की परवाह नहीं की, पर तुमने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। क्या तुम भी मुझे अपराधी समझते हो? मैंने तुम्हें अपराधी नहीं समझा। नहीं, मैंने उन लोगों की बातों पर विश्वास किया था। अगर विश्वास किया होता तो तुमसे शादी न करता। तुमसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ। लोग जब किसी से बारे में कुछ कहते हैं तो क्या हमें उस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वह सब झूठ है। हमसे जलने वाले यह अफवाह फैलाई थी। इसी वजह से मेरी शादी में कई रुकावटें आई। मैंने भी उसे सच नहीं माना। वह तुम्हें एक एहसास कराना चाहता हूँ कि ये सब बातें झूठी है। वैसे ही पंकज के खिलाफ हमें भड़काने वाले की बातें भी झूठी हो सकती है। हमें सत्य क्यों मान रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वे बातें झूठी हैं? खैर, लोगों ने सच कहा है या झूठ, मैं तो नहीं जाऊंगी। एक बार भी उन्होंने मुझसे शादी में आने को नहीं कहा। कैसे कहता? सगाई पर आने के लिए तुमसे कितना आग्रह करके गया था, यहाँ तक कि उसने तुमसे माफ़ी भी मांगी थी, फिर भी तुम नहीं गई। इतना घमंड अच्छा नहीं। उसकी जगह मैं होता तो दोबारा बुलाने ना आता। सब नाटक था। लेकिन आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? आज तो पंकज की बड़ी तरफदारी की जा रही है। तभी द्वार की घंटी बजी। पंकज आया था। उसने शिखा से कहा, भाभी, भैया से तो आपको साथ लाने को कह ही चुका हूँ। आपसे भी कह रहा हूँ, आप आओगी तो मुझे खुशी होगी। अब मैं चलता हूँ, बहुत काम करने हैं। पंकज प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लौट गया। मैंने पूछा, अब तो तुम्हारी यह शिकायत भी दूर हो गई कि तुमसे उसने आने को नहीं कहा। अब क्या इरादा है? इरादा क्या होना है? हमारे पड़ोसियों को तो उसने एक सप्ताह पहले ही आने को कहा गया था। मुझसे एक दिन पहले न्योता देने आया है। असली बात तो यह है कि
मेरा मन ही उनसे इतना खट्टा हो गया कि मैं जाना नहीं चाहती। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी मर्जी, कहकर मैं दुकान चला गया। थोड़ी देर के बाद शिखा का फ़ोन आया। सुनो, एक खुशखबरी है, मेरे भाई हिमांशु की शादी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है। इसके बाद कई महीने तक शादियाँ नहीं होगी, इसलिए जल्दी शादी करने का निर्णय लिया है। बधाई हो। कब जा रही हो? पूछा तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अकेले ही जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे? तुमने सही सोचा, तुम्हारे भाई की शादी है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या हो गया है तुम्हें? वैसे बातें कर रहे हो? मेरे माँ बाप की जग हंसाई कराने का इरादा है क्या? सब पूछेंगे दामाद क्यों नहीं आए तो क्या जवाब देंगे? लोग कई तरह की बातें बनाएंगे। बातें तो लोग ने तब भी बनाई होगी जब एक ही शहर में रहते हुए सगी भाभी होकर भी तुम देवर की सगाई में नहीं गई, और अब शादी में भी नहीं जाओगी। जग हंसाई क्या यहाँ नहीं होगी, या फिर इज्जत का ठेका तुम्हारे खानदान ने ही ले रखा है? हमारे खानदान की कोई इज्जत ही नहीं है। मत करो तुलना दोनों खानदानों की। मेरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हारे घर वाले मुझे वह इज्जत व प्यार दे पाएंगे? हर एक को इज्जत व प्यार अपने व्यवहार से मिलता है। तो क्या तुम्हारा अंतिम फैसला है कि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगे? अंतिम ही समझो। यदि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगी तो मैं भला तुम्हारे भाई की शादी में क्यों जाऊंगा? अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, कहकर शिखा ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन पंकज की शादी में शिखा को आया देखकर माजी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। पंकज भी बहुत खुश था। माजी ने स्नेह के शिखा की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम आ गई, बहुत ही खुश हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आती कैसे नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपके आग्रह को कैसे टाल सकती थी? मैं मन ही मन मुस्कुराया। शिखा किन परिस्थितियों के कारण यहाँ आई थी, यह तो बस मैं ही जानता था। उसके ये संवाद भले ही झूठे थे, पर अपने सफल अभियान द्वारा उसने माँ को प्रसन्न कर लिया था। यह हमारे बीच हुए समझौते की एक सुखद सफलता थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।